Good morning, students. A very fresh and hearty good morning. So, I am Dr. Jatin Mehta, having a lot of experience in NEET biology. Today, we are talking about cell cycle, a beautiful, interesting chapter. अगर आपको सेल के इनसाइट्स के बारे में जानना है कि सेल बायोलॉजी में कैसे सेल डिवाइड करता है और उन स्टेजेस का क्या सिग्निफिकेंस है, सो दिस इज़ वन चैप्टर यू नीड टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स बिगिन. सो द फर्स्ट इज व्हाट इज़ द सेल साइकिल. अगर आपसे कोई पूछे कि सेल साइकिल क्या है, सो यू शुड से कि सेल साइकिल इज अ सीक्वेंशियल सेट ऑफ इवेंट्स. यू कैन सी देयर आर डिफरेंट स्टेजेस. आपका माइटोटिक फेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, फॉलोड बाय द इंटरफेज. ये जो पूरा है इंटरफेज है जिसमें फर्दर स्टेजेस हैं G1, S और G2. सो इट्स अ सीक्वेंशियल सेट ऑफ इवेंट्स जहाँ पे होता क्या है कि एक सेल जो है इट ग्रोज इन साइज, अपना आकार बढ़ाता है, इट इंक्रीजेज इट्स DNA कंटेंट, उसका DNA जो है वो इंक्रीज करता है, एंड फाइनली DNA और साइटोप्लाज्म इट डिवाइड्स इनटू टू न्यू डॉटर सेल्स. सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू डॉटर सेल्स. So this is what exactly happens in your cell cycle. Okay, typical duration of the cell cycle. You need to understand, आपको एक बात बहुत क्लियरली समझनी पड़ेगी कि जो सेल साइकिल है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म उसका जो टाइम पीरियड है वो वेरी करता है. यू कैन सी इकोलाई में जो एवरेज ड्यूरेशन है वो 16 to 20 मिनट्स है, फ्रूट फ्लाई में 8 मिनट्स है, यीस्ट में 90 मिनट्स है. नाउ एवरेज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस. ह्यूमंस में जो एवरेज ड्यूरेशन होती है वो 24 घंटे की ड्यूरेशन होती है, यानी कि अ सेल कंप्लीट्स द सेल साइकिल इन ह्यूमंस इन अ टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर्स. 24 घंटे में ह्यूमंस में एक सेल अपना सेल साइकिल पूरा कंप्लीट करता है. सो अब हम ज़रा इसकी स्टेजेस जान लेते हैं, क्या क्या स्टेजेस होती हैं सेल साइकिल में. देखिए, एक सेल साइकिल में दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं. एक होता है आपका माइटोटिक फेज और द डिवाइडिंग फेज, एंड द अदर इज द इंटरफेज जिसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं. सो सबसे पहले हम माइटोटिक फेज और डिवाइडिंग फेज के बारे में बात करते हैं. देखो, जो डिवाइडिंग फेज होता है इट इज मेड अप ऑफ टू फर्दर स्टेजेस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, वेयर कैरियोकाइनेसिस का जो मतलब है वो है न्यूक्लियर डिवीजन, which is further having 4 to 5 stages: prophase, metaphase, anaphase, telophase, followed by the cytokinesis, which is the cytoplasmic division. So we will talk about the mitotic phase later जब हम माइटोसिस के बारे में बात करेंगे. अब ज़रा हम आते हैं इंटरफेज पे. देखो, इंटरफेज इज द रेस्टिंग फेज. हालांकि वो एक रेस्टिंग फेज ही है, लेकिन उस रेस्टिंग फेज में सेल इज बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर डिवाइडिंग, इट इज प्रिपेयरिंग फॉर द माइटोसिस. So in this whole interphase, which is the largest stage, mitosis is the smallest phase. It's only, अगर 24 घंटे की बात करते हैं, so mitosis is only for 1 hour. The rest of the 23 hours is your interphase. Now this interphase जिसमें कि सेल रेस्ट कर रहा है बट वो प्रिपेयर कर रहा है, is further divided into 3 stages. G1, which is the phase for your cell growth. S phase, which is the phase for DNA replication, नया DNA synthesis होता है इसमें. And G2, which is the stage for the preparation of the mitosis. So okay, let's move ahead with this. Okay, so interphase जो है it's the longest phase of the cell cycle. पूरे के पूरे सेल साइकिल को अगर हम देखते हैं, so 24 घंटे के सेल साइकिल में 23 घंटे सेल इंटरफेज में रहता है, रेस्टिंग फेज में रहता है, प्रेपरेशन में रहता है फॉर द माइटोटिस फेज. सो दिस 23 घंटे जो हैं इट कॉरस्पॉन्ड्स टू 95% ऑफ द टोटल टाइम ऑफ द सेल साइकिल. नाउ व्हाट आर द फेजेस ऑफ द इंटरफेज, लेट्स लुक एट दैट. नाउ सबसे पहले जो फेज आती है वो होती है G1 फेज, जिसको हम बोलते हैं गैप 1 फेज. नाउ गैप 1 फेज अगर आप ध्यान से देखें, सो गैप 1 लाइज बिटवीन द माइटोसिस एंड द एस फेज. सो गैप 1 फेज का अगर टेक्निकली हम देखें, सो इन द गैप 1 फेज द सेल इज ग्रोइंग एंड द सेल इज बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर द एस फेज. सो एस फेज में क्या है, एस फेज में DNA डुप्लीकेशन होना है. सो G1 फेज में सेल क्या क्या करता है, लेट्स लुक एट दैट. सबसे पहले सेल ग्रो करता है साइज में, सेल अपना साइज बढ़ाता है
और साथ के साथ जो सेल है वो प्रिपेयर कर रहा है S1 के लिए, S फेज के लिए। सो सेल के अंदर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होता है, ATP सिंथेसिस होता है, RNA सिंथेसिस होता है और प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जिसके की थ्रू सेल प्रिपेयर कर रहा है S फेज के लिए। और G1 फेज जो एक फेज है, अगर हम इंटरफेज या पूरे सेल साइकिल की बात करें, सो सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो है वो G1 है, स्मॉलेस्ट फेज आपका M फेज है। And cell is basically preparing for the S phase or the synthesis phase. Now let's look at the S phase. Now S phase is the synthesis phase of the DNA. What is going to happen is there is doubling of the DNA content. Now let's have again look at the S phase. Now S phase basically lies between the G1 and the G2 phase, और DNA replication जो DNA content doubling है वो आपका S phase में होता है सेल में। So there is synthesis of new DNA replication takes place. Now the most important thing, जो most important concept है S phase का, कि DNA content तो डबल होता है बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। जो क्रोमोसोम नंबर है वो चेंज नहीं होता है। ऐसा कैसे होता है? अब हम देखते हैं, ये दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। सो यू कैन सी इन ब्लू हेयर एंड पिंक इज हेयर। सो व्हाट हैपेंस इज, जब डीएनए कंटेंट डबल होता है तो दोनों एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स हो गए, जिसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। सो दीज आर द सिस्टर क्रोमैटिड्स। सो डीएनए कंटेंट डबल हो गया बट क्रोमोसोम नंबर अभी भी दो ही है। सो दैट्स व्हाई वी से दैट डीएनए कंटेंट डबल्स बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। One more thing, centrosome or the centriole duplication happens during the S phase, and this is important for the animal cells because plant cells में centrioles नहीं होते हैं। So centrioles जो divide करते हैं और opposite poles पे move start करते हैं, तो S phase में ही उनकी duplication हो जाती है। Good enough? Now let's come on to the G2 phase, where exactly the G2 phase lies. Now G2 phase is basically the phase preceding the M phase. After the S phase, G2 phase आता है और ये माइटोसिस के पहले होती है। Now मैं आपको बहुत क्लियर एक परिपेक्ष दे देता हूँ, एक बात समझा देता हूँ। देखो, आपने ये पढ़ा है कि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, जो कि बिल्कुल राइट है। 99.99% एस फेज में रेप्लिकेशन होती है, और जो थोड़ी बहुत बच जाती है दैट रेप्लिकेशन कंटिन्यूस इन द G2 फेज। सो G2 फेज का बेसिक रोल ये है कि G2 फेज इज बेसिकली प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस फेज। सो G2 फेज ये देखता है कि रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया है। G2 फेज में द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर your mitosis, so there is synthesis of certain proteins which will be required in the M phase, like tubulin, microtubulins are required. So cell grows and there is organelle division. कुछ organelles जो होते हैं वो divide हो जाते हैं, because अब daughter cell बनेंगे दो, तो organelles को भी divide होना पड़ेगा, Golgi, mitochondria etc. So cell prepares for mitosis. Basically the G2 phase, the cell is preparing for mitosis. Good. Now अगर हम ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये G0 फेज क्या है? व्हाट इज़ दिस G0 फेज? देखिए, अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं, ये सेल साइकिल का डायग्राम है। यू हैव द माइटोटिक फेज, G1, S एंड G2 फेज, लेकिन इसमें एक G0 फेज भी है। सो व्हाट इज़ दिस G0 फेज? G0 फेज का मतलब है दीज सेल्स आर क्विसेंट सेल्स। ये सेल्स इनएक्टिव सेल्स हैं, ये सेल्स एक्टिवली डिवाइड नहीं कर रहे हैं। सो G0 मीन्स सेल्स विच आर नॉट एक्टिवली डिवाइडिंग। और होता यह है कि कई बार जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती हैं, अनफेवरेबल होती हैं, यानी कि वो डिवीजन को फेवर नहीं कर रही है, तो उस टाइम पे कुछ सेल्स G1 से निकल के, यू कैन सी दिस रेड एरो, वो G0 में आ जाते हैं। और फिर जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं, जिसे बोलते हैं फेवरेबल हो जाती है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, तो वापस वो G0 से G1 में लौट जाते हैं। सो यू कैन सी कि G0 इज बेसिकली एन इनएक्टिव स्टेट। अगर हम बात करें कुछ सेल्स जो कि G0 में पाए जाते हैं, एग्जाम्पल ऑफ सेल्स, सो उनके बहुत एग्जाम्पल्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मेजर एग्जाम्पल हैं, नर्व सेल्स, आपके मसल सेल्स, RBCs, हेपाटोसाइट्स, लिवर सेल्स। सो ये सारे सेल्स के एग्जाम्पल हैं, वो उन सेल्स के एग्जाम्पल हैं जो कि G0 में देखे जाते हैं, जो मेजर टाइम G0 में बिताते हैं। सो अगेन
रीजंस फॉर सेल गोइंग इनटू जी नॉट फेज, शॉर्ट में ये कि कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। जैसे कि अगर सेल को स्टारवेशन है, यानी कि सेल के पास खाने की कमी है, उसको फूड नहीं मिल रहा है, तो उस केस में एनर्जी लो हो जाएगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा अनफेवरेबल। तो इसीलिए सेल G1 से G0 आ जाएगा। बट फिर वापस जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी, स्टारवेशन खत्म होगी, तो वापस वो, तो दिस इज अ टेम्पररी एग्जांपल ऑफ सेल गोइंग इनटू G0 फेज। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, ग्रोथ फैक्टर डिप्राइवेशन, यानी कि ग्रोथ फैक्टर सेल के पास नहीं है। सो जब नहीं है तो वो G1 से G0 में चला जाएगा, और फिर जब उसको ग्रोथ फैक्टर मिलेगा तो कंडीशन फेवरेबल होगा और वो वापस आ जाएगा G1 में। तो ये तो बात रही टेम्पररी। टेम्पररी मीन्स वो G1 से G0 में जाता है और फिर वापस आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सेल परमानेंटली G0 फेज में चला जाता है। उसका मतलब है कि फिर वो वापस G1 में नहीं आएगा। ऐसा कब होता है? वेरी गुड एग्जाम्पल इज सेनिसेंस। सेनिसेंस का मतलब है बुढ़ापा। कहने का तात्पर्य है, आपने पुराने ज़माने में सुना होगा ये बात कि जैसे लोग गृहस्थ जीवन बिताते थे और उसके बाद जब वो बूढ़े हो जाते थे तो वो वैराग ले लेते थे, वानप्रस्थ में चले जाते थे, उनको अब गृहस्थ जीवन से कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली जब सेल साइकिल में एक सेल काफ़ी बार रह लेता है और उसको अब वो बूढ़ा हो जाता है, तो फिर वो क्या करता है, वो बूढ़ा होने की वजह से परमानेंटली G0 फेज में चला जाता है। परमानेंटली मीन्स अब वो सेनिसेंस हो गया, उसका बुढ़ापा हो गया है, अब वो वापस सेल साइकिल में नहीं आएगा, गृहस्थ जीवन में वापस नहीं आएगा। सो ये एक बहुत अच्छा सुंदर एग्जाम्पल है कि सेनिसेंस कैन लीड टू सेल गोइंग परमानेंटली इनटू द G0 फेज। सो सेल्स जो हैं वो टेम्पररी या परमानेंटली G0 फेज में जा सकते हैं। टेम्पररी जब कंडीशंस अनफेवरेबल हैं और परमानेंट जब सेनिसेंस हो जाता है। Good enough. I think this is good enough for this topic. So let's move ahead. So this is a little bit information about cell cycle checkpoints. और ये जो टॉपिक है ये नीट स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक है, CBSE वाले इसको अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, यू कैन सी इन द फिगर देयर आर 3 चेक पॉइंट्स, G1, G2 एंड मेटाफेज चेक पॉइंट। नाउ G1 चेक पॉइंट जो होता है वो एक मेजर चेक पॉइंट है, और चेक पॉइंट का मतलब है कि वो चेक कर रहा है सेल को। जैसे रोड पे चेक पॉइंट चेक करता है कि भाई ट्रक में सामान जो है वो ठीक है कि नहीं, चेक पॉइंट रोक लेता है चेक को, तो वैसे ही G1 चेक पॉइंट ये चेक कर रहा है कि सारी कंडीशन ठीक है एस फेज में जाने के लिए। क्या कंडीशन ठीक है? कुछ DNA डैमेज तो नहीं हुआ है, सेल के पास फूड प्रॉपर है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर है, ग्रोथ फैक्टर प्रॉपर है। सो ये सब देखने के बाद सेल G1 से उसको S में ट्रांजिशन करने देता है, प्रोवाइड DNA डैमेज नहीं हो और न्यूट्रिएंट्स एम्पल अमाउंट में हो, कंडीशंस फेवरेबल हो। सो इसका मतलब होगा सेल इज रेडी फॉर गोइंग इनटू द S फेज। नाउ अनदर चेक पॉइंट होता है माइनर चेक पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं G2 चेक पॉइंट। G2 चेक पॉइंट ये देखता है कि जो DNA रेप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है या नहीं। अगर उसमें कुछ भी अपूर्ति है G2 चेक पॉइंट में कि भाई DNA रेप्लिकेशन थोड़ा सा भी रह गया है, तो वो उसको G2M ट्रांजिशन में नहीं जाने वो देगा, वो उसको G2 फेज से माइटोसिस में नहीं जाने देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द चेक पॉइंट्स। आई होप these series of lecture are very useful to you for your NEET preparation and your CBSE preparation. So you can, students, join our FB group for more videos, materials and lectures, and you can also join our coaching. These are our numbers and our mail IDs. If you find these lectures very useful for your studies, please do write to back. Thank you very much. Stay safe, stay calm.